इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह बात तय है कि बंगाल में एक ऐतिहासिक, अप्रत्याशित, अकल्पनीय परिवर्तन होने जा रहा है। बंगाल में भगवा तृणमूल कांग्रेस इस वक्त ये उम्मीद कर रही है। जी हां, इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11:30 बज रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अब भी उम्मीद कर रही है कि कुछ बदलाव आएगा, इंतजार किया जाएगा। मगर इससे पहले कि हम इस वक्त के घटनाक्रम की चर्चा करें, इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 27 लाख वोटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे, कपिल सिब्बल लेकर गए थे। और यह कहा जा रहा था ये वो 27 लाख लोग हैं जो पहले वोट देते आए थे, मगर ज्ञानेश गुप्ता ने, चुनाव आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया की, 27 लाख वोटर्स जो हैं वोट नहीं दे पा रहे। मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर अभी कोई फैसला नहीं देने को तैयार हैं। ये अगली बार वोट दे सकते हैं, मगर इस बार ये वोट नहीं दे पाएंगे। 27 लाख, ये शामिल है 91 लाख में जो कि चुनाव आयोग ने SIR के बाद डिलीट किए, हटाए। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए EVM हैक करने की जरूरत नहीं है। जब सिस्टम आपके हाथ में हो, जब आप सिस्टम को हैक कर लें, तो वो सिस्टम आपको जितला देता है। वो सिस्टम जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि हमने बंगाल चुनावों में देखा। वो सिस्टम जहां ED जांच एजेंसीज विपक्ष पर रेड मारते हैं, जैसा कि हमने देखा तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई IPAC संस्था पर लगातार रेड मारी गई। बाद में जब उन्हें बेल मिला चुनाव खत्म होने के बाद, तब जांच एजेंसीज ने उसका विरोध नहीं किया। और मैं जानता हूं कि इस वक्त कई लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को कम करके आंक रहा हूं, यह एक ऐतिहासिक जीत है। मैंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है और इस जीत के क्या मायने हैं मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, मगर मैं आपको कहीं और लेकर नहीं चलना चाहता हूं। अडानी का न्यूज चैनल NDTV, और वहां पर गलती से पत्रकार इस बात की चर्चा करने लगता है कि 147 सीट्स जहां से 25,000 वोट्स काटे गए, उन 147 सीट्स में भाजपा को 82 सीटें मिल रही हैं। यानी कि SIR के जरिए हर सीट से जो 25,000 वोट काटे गए, उनमें से 147 में से 82 भाजपा को मिल रही हैं। अब अगर आप ये 82 कम कर देते हैं तो भाजपा 100 के नीचे या 100 के आसपास आ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का न्यूज चैनल कह रहा है। आइए सुनिए क्या चर्चा हो रही थी। The SIR data in seats where the SIR deletions were more than 25,000, there are 147 such seats in West Bengal. The BJP is leading on 82 of those, which will lead your critics to say that apart from everything else, SIR clearly played a role in helping the BJP win West Bengal. How would you respond to that? No, that's not a very, I would say, not just a fair conclusion, it's not a valid conclusion. Because then if you say take two sets of constituencies where there were larger deletions and where there were lesser deletions, and you will see BJP performing equally well against TMC in both the regions. So therefore only SIR contributed to the BJP victory would be a complete, would be a erroneous and a motivated conclusion and not based on facts. I mean, it's also what the data says. Take a look at the retain ratio. और उसके बाद इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, पूरे चैनल में कहीं नहीं हुई। जाहिर सी बात है, फरमान आ गया होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, और यही बात मैंने कुछ दिनों पहले कही थी। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे चुनावों का क्या फायदा जहां मुकाबला बराबरी का ना हो। हर चुनाव में यही दिखाई देता है कि सिस्टम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है। हर चुनाव में यही दिखाई देता है। मगर अब तक जो रुझान आ रहे हैं उसने कई महत्वपूर्ण चीजें सामने रखी हैं। तृणमूल कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, बावजूद इसके कि ममता बनर्जी की योजना से 2 करोड़ महिलाओं को फायदा हो रहा था। तृणमूल कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, बावजूद इसके
कि उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाओं के तहत उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। मगर भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से लड़ी, उस पे उसने जीत हासिल किया, जैसा कि हमने असम में देखा। और फिर ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी। कम से कम हम नतीजों पर गौर करें तो। मगर जैसे मैंने कहा कि ज्ञानेश गुप्ता के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शुभेंदु अधिकारी सामने आते हैं दोस्तों, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिलेगी। सुनिए। सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए, भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है, इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है, उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1,1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूं। और इसी बयान के अंत में उन्होंने क्या कहा? हिंदू कंसोलिडेशन। जी हां दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे असम हो चाहे बंगाल हो, खुलकर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की। और शुभेंदु अधिकारी तो यह भी कह रहे हैं कि मुसलमान पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में सामने भी नहीं आया, मगर वो खुलकर हिंदू पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। सुनिए आपकी स्क्रीन पर शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को, उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है। कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन मैं उम्मीद में नहीं था। नहीं, जो जिस मुद्दों को लेकर आपने इस बार आप लोगों ने उतरा है, क्या लग रहा है कि जनता उस मुद्दों को अब अपना मुद्दा बन के वोट डाल? मिसरूल तो बड़ा मुद्दा है। मोदी जी का नेतृत्व में जो बंगाल का खड़ा करने का मोदी जी ने गारंटी दिया, उनका पक्ष में
हुआ है, तभी इतना हड़बड़ी का बात नहीं है, कंक्लूजन में आना ठीक नहीं है। ये 18 राउंड 20 राउंड चलेगा ना भैया, 11 बजे के बाद मैं बताऊंगा। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ हैं। शुभेंदु का बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्टी मुख्यालय में जलेबियां छानी जा रही हैं आपके स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए, इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है पार्टी के मुख्यालय में। अब दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी से आ रही है और सिलीगुड़ी में देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। मोदी का फोटो सामने रखिए, मोदी का फोटो सामने रखिए। हमारे माथा का फेटे पे डालो, पेचुने के लगाइए लगाइए उसको लगाइए, उसको लगाइए, मोदी को लगाइए। और मैं एक और देखता हूं, बैंड मास्टर्स खड़े हुए हैं और बैंड बजाया जा रहा है। अब आप खुद समझिए कि बैंड किसका बजा है, विपक्ष का, लोकतंत्र का, और बैंड बजाने वाला कौन था, भारतीय जनता पार्टी या ज्ञानेश गुप्ता। देखिए किस तरह से बैंड बजाया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस को सिर्फ एक अच्छी खबर मिली है, वो है केरला से, जहां भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अभी रुझानों में सिर्फ एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सीट। केरल ने सत्ता पलट दी है, वामपंथियों को बाहर कर दिया है और कांग्रेस बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। सुनिए क्या कहा शशि थरूर ने। देखिए, हम लोग परिवर्तन की पार्टी है। हम चाहते हैं कि 10 साल के इतनी बुरी तरह की राजनीति चले हैं इस सरकार की तरफ से कि इसको एक बदलाना और मेरे ख्याल में नए तरीके की राजनीति ले आना बड़ी जरूरी है। बार बार ये सवाल आ रहा है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि आप खुद एक एमपी हैं। इस विषय इस विषय पे हम अभी बात नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के रिजल्ट आने दीजिए। खरगे साहब जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो किसी को भेजेगा जीते हुए एमएलए के साथ बात करने के लिए, उसके बाद वो लोग उनकी राय दे देंगे, फिर हाईकमान तय करेगी। ये है हमारे कांग्रेस की नीति। तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अंत में तो ये आप दिल्ली में जाके पूछेगा, यहाँ मुझे। मगर जो एक और ऐतिहासिक तस्वीर सामने उभर कर आ रही है वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में सत्ता अक्सर डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में झूलती रहती है, मगर यहां पर साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी जो है मैदान में उतरती है और अब वो 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं।
खुद विजय जो 2 सीटों से लड़ रहे थे, उन दोनों ही सीटों में वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। एक तरफ से यह कहना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर मानिए अगर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों साफ हो जाएं और उनकी जगह एक तीसरा विकल्प सामने उभर कर आए, और यह मत भूलिए दोस्तों कि विजय के बारे में कहा जा रहा था कि यह तमिलनाडु के प्रशांत किशोर साबित होंगे, मगर मेरा शुरू से ही मानना था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विजय की मौजूदगी बहुत जबरदस्त तरीके से तमिलनाडु के अंदर है। और आप जानते हैं तमिलनाडु के अंदर सितारों को वर्शिप किया जाता है, फिल्म एक्टर्स को वर्शिप किया जाता है। यही हमने पहले आंध्र प्रदेश में देखा था एनटीआर के साथ, और फिर यही चीज तमिलनाडु में भी लगातार देखी गई, जहां फिल्मी सितारे राजनीति के परचम पर छा जाते हैं। यकीनन दोस्तों जो सीन तमिलनाडु में सामने उभर कर आया है वो शानदार है, अप्रत्याशित है। मगर एक बार फिर चलना चाहेंगे हम पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में दीदी की तमाम योजनाओं के बावजूद वो सत्ता से बाहर जा रही हैं। यह अप्रत्याशित है दोस्तों। अगर आप पूरे पूर्व की तरफ देखें तो एक मिजोरम को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में या तो भाजपा है या एनडीए है। पूर्व में भाजपा अपनी मजबूती लगातार बढ़ा रही है, बावजूद उसके कि केंद्र में सत्ता में उसे 12 साल हो गए हैं, और इसमें सिस्टम का एक बहुत बड़ा किरदार है दोस्तों, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। मैं बार बार अपने मंच पर कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों को जो हटाया गया, 91 लाख, और उससे भी बड़ी बात, इसमें से 27 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास पासपोर्ट्स थे, पहचान पत्र थे, जो वोट दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि इन्हें वोट देने दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बार बार अदालतों ने अपना किरदार कुछ इस कदर से खेला है कि उन पर शको शुबा पैदा हुआ, और क्यों ना हो। हमने बार बार देखा कि जजेस किस तरह से राज्यसभा जाते हैं भाजपा की मदद से, गवर्नर बनाए जाते हैं भाजपा की मदद से, मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, सिटिंग जजेस ऐसी हरकतें करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जुडिशरी के किरदार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें न सिर्फ ज्ञानेश गुप्ता का किरदार है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो किरदार निभाया है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। मगर यकीनन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब समझ रही है कि इसी तरह से सिस्टम को रौंद कर वो आगे बढ़ती रहेगी और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भी मजबूरी है। वो किसके पास जाए? वो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, मगर सुप्रीम कोर्ट के भी तेवर से स्पष्ट होता जा रहा है कि कई बार उसके कई फैसले सवालों के कटघरे में आ जाते हैं। आज मेरे इस मंच पे जो दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है, इन तमाम राज्यों के चुनावों को लेकर मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।